चलिए आ जाइए, अब हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस होता है, इसलिए इसकी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स है कि रिसीवेबल मतलब क्या होता है। रिसीवेबल मतलब आपका डे टू डे सेल्स के कारण जो रुपया लेना बाकी है, जिसको हम डेटर्स भी बुलाते हैं, उसको हम रिसीवेबल्स कह रहे हैं। रिसीवेबल्स रखने का यानी कि उधार पे बेचने का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज ये है कि आप सेल्स मार्केट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर पाएंगे, बिकॉज कस्टमर को उधार पसंद है। जैसे बेबी को बेस पसंद है, वैसे कस्टमर को उधार पसंद है। उधार देने से कस्टमर का लॉयल्टी बना रहता है, क्योंकि उसको हर कोई उधार देगा नहीं। आप दोगे तो कस्टमर आपके पास आता ही रहेगा, क्योंकि और कहीं जाएगा तो उसको सस्ता भी मिलेगा, तो उधार नहीं मिलेगा ना। फिर उधार के बहाने आप उससे एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर सकते हो, क्योंकि सामने वाला बार्गेन कम करता है जब आप उसको उधार देने के लिए रेडी हो जाते हो। बट उधार का डिसएडवांटेजेस क्या है कि बैड डेट हो जाएगा, अगला भाग ही जाएगा, आपको तगादा करना पड़ेगा, जिसको अपने क्रेडिट कलेक्शन कॉस्ट बोलते हैं। आपका फोकस एक डाइवर्ट हो जाएगा, टेंशन लेके बैठे रहोगे उधार का, कब पैसा आएगा कब पैसा आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पूरे पढ़ाई का पार्ट है वो है कि उधार के कारण हमारा जो गुड्स वो लेके गया, उसका रुपया कुछ समय बाद देगा, तो गुड्स का खर्चा तो हमारा आज ही लग गया। गुड्स का खर्चा हम वर्किंग कैपिटल से लाए थे, वर्किंग कैपिटल हमारा अपने डेटर्स के यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। तो वो ब्लॉक होने के कारण इंटरेस्ट कॉस्ट वर्किंग कैपिटल का हमारा इनकर हो रहा है, जिसके ऊपर हमारा कई बार नजर नहीं जाता है। ठीक है, तो ये जो अपने पढ़ाई पढ़ते हैं अभी यहाँ मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, उसका पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव इज ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? इट इज ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी क्या होता है? इट इज बेसिकली द क्रेडिट पीरियड विच वी शुड अलाउ टू आवर कस्टमर्स, जहां पर हमारा प्रॉफिट हाईएस्ट आएगा। सेकेंडली, हम लोग जब यहाँ पर ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी वर्किंग करते हैं तो हम लोग प्रॉफिट्स पे वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं उसका पूरा फॉर्मेट आपको सीखना पड़ेगा मेरे साथ। और वो नॉर्मल जस्ट खाली सेल्स माइनस कॉस्ट नहीं, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है। फिर नया चीज आप क्या सीखोगे इसके सम्स में, लोन ऑन रिसीवेबल्स अगर हमें लेना है तो उसका कैलकुलेशन, इवैल्यूएशन कैसे करें कि ये लोन लेने से फ़ायदा है कि नहीं है। फिर तीसरा हमें सीखना होता है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है कि अगर हम रिसीवेबल्स किसी एक्सपर्ट से मैनेज कराएं तो वो एक्सपर्ट हमसे कितना फीस लेगा, ठीक है, मैनेज करने पर, जिसको हम लोग फैक्टरिंग कमीशन बोलते हैं। और वो एक्सपर्ट हमें अगर उस रिसीवेबल के अगेंस्ट में लोन भी दे दे तो उस लोन का इंटरेस्ट कितना लेगा, उसको हम लोग इंटरेस्ट ही बोलते हैं। और उस एक्सपर्ट को हम लोग फैक्टर बोलते हैं, और ये पूरा काम को फैक्टरिंग बोलते हैं। तो फैक्टरिंग कराने से हम लोगों को नेट में क्या बेनिफिट होगा या नेट कॉस्ट क्या पड़ेगा, वो निकालते हैं फैक्टरिंग में। और एक हम लोग यहीं पर ही पेबल मैनेजमेंट भी पढ़ लेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि पेबल रखने का मतलब, जब अपने जैसे उधार बेच रहे हैं तो अपने हायर मार्जिन चार्ज करें ना, हम लोग हायर मार्जिन चार्ज करें तो कस्टमर बार्गेन नहीं कर पा रहे, समझ गए, कस्टमर के लिए एक तरह से कॉस्ट ज़्यादा पड़ा। तो सोचो अगर हम भी किसी से उधार लेके आ रहे हैं तो हम भी तो बार्गेन नहीं कर रहे, तो हमारे को भी हायर कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है। तो अगर हम उधार लेके आते हैं तो हमारे यहाँ पे भी कुछ उधार लेने का भी कॉस्ट पड़ रहा है, हिडन कॉस्ट है, उधार का भी एक तरह का हिडन कॉस्ट है। वो हिडन कॉस्ट क्या है वो हम लोग पेबल मैनेजमेंट में सीखते हैं। तो अब अगर हम आगे बढ़े ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी की बात करें, तो ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी निकालने के लिए मैंने बोला ना, पहले प्रॉफिट स्टेटमेंट पे ध्यान देना है आपको। प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे बनता है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग ले लिया सेल्स से माइनस किया कॉस्ट ऑफ सेल्स से फिर माइनस करके आया बैड डेट, कॉस्ट ऑफ सेल्स में बैड डेट माइनस किया। नॉर्मली अपने जब प्रॉफिट स्टेटमेंट्स बनाते हैं एफएम में तो बैड डेट वगैरह नहीं देखते, बट इस बार के सम्स में, रिसीवेबल मैनेजमेंट के सम्स में बैड डेट मिलेगा। बैड डेट नॉर्मली एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दिया हुआ होता है, परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल्स टू बी मोर प्रिसाइज। और सब कुछ यहाँ पे रिसीवेबल्स है ना, तो क्रेडिट सेल्स के लेकर ही बात हो रही होगी। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अलग अलग दिया होगा तो दोनों को जोड़ लोगे।
यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड नहीं मिलता, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट ज़्यादा मिलता है। फिर कलेक्शन एक्सपेंसेस, क्योंकि क्रेडिट सेल्स हो रहा है तो हम लोग कुछ कलेक्शन एक्सपेंस इनकर कर रहे होंगे। क्रेडिट सेल्स होता है तो हम लोग सामने वाले को कुछ कभी कभी कैश डिस्काउंट देते हैं कि भैया जल्दी पैसा दे देना, तो कुछ डिस्काउंट दे दूंगा। फिर रिजल्ट आता है पीबीटी, फिर इसमें से माइनस करते हैं तो टैक्स, तो पैट आता है। फिर पैट में अपने एक नया चीज़ घुसाते हैं जो कि इसी चैप्टर में सीखते हैं, वो है मिनिमम इंटरेस्ट ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन डेटर्स। अब मिनिमम इंटरेस्ट या मिनिमम रिटर्न भी बोल सकते हैं। ये क्या है मिनिमम इंटरेस्ट और मिनिमम रिटर्न ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन डेटर्स, ये क्या है, इसके लिए यहाँ पे ऊपर में वर्किंग नोट बताया। तो पहले निकालना पड़ेगा अमाउंट इन्वेस्टेड इन रिसीवेबल्स, और ये कैश कॉस्ट बेसिस पे निकलता है। तो इसमें आप क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स पर एनम लेते हैं। क्या करते हैं आप, कॉस्ट ऑफ सेल्स पर एनम लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ सेल्स पर एनम इंटू कलेक्शन पीरियड बाई 360 और 12 और 52 लेते हैं। क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स पर एनम इंटू कलेक्शन पीरियड बाई 360 और 12 और 52 होता है। तो इससे पता चलता है कि कितना अमाउंट रिसीवेबल्स में इन्वेस्टेड है। जैसे आपको वो वर्किंग कैपिटल बाय वे ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल मेथड समझाया था, तो उस समय क्या समझाया था, वर्किंग कैपिटल अमाउंट निकालना है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू वर्किंग कैपिटल साइकिल पीरियड बाई 360 कर लो। तो वो क्या था, पूरा वर्किंग कैपिटल का अमाउंट था। अब यहाँ पे सिर्फ रिसीवेबल्स का अमाउंट निकालना है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू कलेक्शन पीरियड बाई होल्डिंग पीरियड या कलेक्शन पीरियड का जो मेजरमेंट है वो अगर डेज में है तो वो डेज के हिसाब से 360 आएगा, अगर ऊपर में वीक्स है तो 52 आएगा, ऊपर में मंथ्स है तो 12 आएगा। तो आपको पता चलेगा कि रिसीवेबल्स जो हमारा बुक्स में लाई कर रहा है उसके अगेंस्ट में कॉस्ट क्या है। जो रिसीवेबल्स हमारे बुक्स में लाई कर रहा है उसके अगेंस्ट में हम लोगों का कॉस्ट क्या है, जो रिसीवेबल हम लोग के बुक्स में लाई कर रहा है उसके अगेंस्ट में हम लोगों का कॉस्ट क्या है, जो रिसीवेबल्स हम लोग के बुक्स में लाई कर रहा है उसके अगेंस्ट में हम लोगों का कॉस्ट क्या है। अब ये कॉस्ट के ऊपर हमारा ब्याज लग रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड। ये कॉस्ट के ऊपर हमारा ब्याज लग रहा है जो होगा मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन रिसीवेबल्स मल्टीप्लाइड बाई इंटरेस्ट रेट पर एनम करोगे तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन रिसीवेबल्स यहाँ से आ गया, मल्टीप्लाइड बाई इंटरेस्ट रेट पर एनम करोगे तो आपका मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड आ गया, जिसको आप यहाँ पे डालोगे। अभी आप ध्यान रखना, अगर आप इसको पैट के बाद डाल रहे हो तो ये आफ्टर टैक्स अमाउंट होना चाहिए। आफ्टर टैक्स अमाउंट मतलब जैसे क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट पर एनम बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो उसको आफ्टर टैक्स कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आफ्टर टैक्स एक वर्ड हमने डाला हुआ है कि आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट रेट पर एनम लेना है या फिर मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्स लेना है। अगर प्री टैक्स दिया तो उसको पोस्ट टैक्स बनाना पड़ेगा और फिर अमाउंट इन्वेस्टेड इन रिसीवेबल्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन में ना रिसीवेबल्स नहीं दिया हुआ होता है, तो रिसीवेबल्स नहीं दिया हुआ है तो आपको सम्स में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे रिसीवेबल्स का यूज ही नहीं हो रहा। आपको पता करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स से, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स ये वाला है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स से कितना अमाउंट इन्वेस्टेड इन रिसीवेबल्स हो रहा है वो पता करना है, और फिर उसके ऊपर ब्याज कैलकुलेट करना है। तो वो ब्याज का अमाउंट हम लोग यहाँ माइनस करके प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो ये प्रॉफिट जिस भी क्रेडिट पीरियड में हमारा हाईएस्ट है वो क्रेडिट पीरियड हम लोग ऑप्टिमम क्रेडिट पीरियड मानते हैं। अगर आपको सम्स मिलेगा तो मल्टीपल क्रेडिट पीरियड का इवैल्यूएशन बोलेगा, मान लो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ। तो अब जैसे क्रेडिट बढ़ते रहता है वैसे हो सकता है सेल्स बढ़ जाएगा, सेल्स बढ़ जाएगा तो प्रोपोर्शनेटली वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा, फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगा, बैड डेट बढ़ने लग जाएगा जैसे जैसे क्रेडिट ज़्यादा होगा, कलेक्शन एक्सपेंस सेम भी रह सकता है या फिर बढ़ भी सकता है। कैश डिस्काउंट अभी के केस में मैंने कैश डिस्काउंट एक बार अज्यूम ही नहीं किया है, अभी ये वाला हेडिंग दे रहा हूँ तब कैश डिस्काउंट अज्यूम नहीं किया, कैश डिस्काउंट का नीचे बताता हूँ। फिर बाद में आपका पीबीटी आएगा, फिर लेस टैक्स करोगे जैसे टैक्स रेट दिया हुआ होता है, फिर पैट आएगा, फिर अमाउंट इन्वेस्टेड इन डेटर्स जो है वो सेल्स के ऊपर निर्भर करता है रिसीवेबल्स। तो सेल्स बढ़ेगा तो रिसीवेबल्स बढ़ेगा, रिसीवेबल्स बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल्स बढ़ेगा। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स हर एक का अलग अलग आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स हर एक का अलग अलग आएगा। तो उस कॉस्ट ऑफ सेल्स के हिसाब से हम लोग अमाउंट इन्वेस्टेड इन रिसीवेबल्स लेंगे, उस कॉस्ट ऑफ सेल्स के हिसाब से हम लोग अमाउंट इन्वेस्टेड इन रिसीवेबल्स लेंगे और उस अमाउंट से इंटरेस्ट रेट निकाल कर यहाँ पे माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ, रिसीवेबल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ लोन। ये क्या लिख दिया भाई, कुछ और ही लिख दिया। रिसीवेबल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ लोन बाय बैंक नहीं होगा, ये होगा कैश डिस्काउंट पॉलिसी कैसे वर्क करता है। ये हेडिंग गलत छप गया है, ये होगा कैश डिस्काउंट पॉलिसी कैसे वर्क करता है।
तो यहाँ पर जो अपने कैश डिस्काउंट की बात कर रहे हैं उस कैश डिस्काउंट को लेके यहाँ स्टडी किया जा रहा है। क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट के बारे में डायरेक्टली नहीं लिखता है, वो ऐसे लिख के देता है 1/10 नेट 45, ये पॉलिसी चल रहा है। इसका मतलब है कि अगर 10 डेज में पेमेंट आ गया तो 1% कैश डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज 45 डेज में सारा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर 45 डेज में कोई पेमेंट करेगा या 10 डेज के बाद कोई पेमेंट करेगा तो कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कंपनी इज फॉलोइंग दिस कैश डिस्काउंट पॉलिसी, एंड फिर ये भी लिखा रहेगा कितना % ग्राहक ये कैश डिस्काउंट लेता है। मान लो आपको बोला कि 60% ग्राहक ये कैश डिस्काउंट लेता है, तो कैश डिस्काउंट कितना होगा, कैश डिस्काउंट इससे निकालना है तो कितना होगा, तो जितना टोटल सेल्स है उसका 60% ग्राहक कैश डिस्काउंट ले लेता है, तो टोटल सेल्स इंटू 60% इंटू 1% करेंगे तो कैश डिस्काउंट आएगा। तो एनुअल कैश डिस्काउंट अमाउंट क्या होगा, जो भी टोटल सेल्स है इंटू 60% इंटू जो 1% है वो होगा। अब इसी डेटा से एक और चीज़ निकाला जा सकता है जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। कई बार क्वेश्चन में ये दिया हुआ होता है, जब दिया हुआ है तो वही लेना है, बट अगर मेरे को मालूम है 60% ग्राहक हमारा कैश डिस्काउंट ले रहा है तो इसका मतलब 60% ग्राहक 10 दिन में पेमेंट कर दे रहा है, मैक्सिमम 10 दिन में पेमेंट कर रहा है, और बाकी 40% ग्राहक अपना डिस्काउंट नहीं ले रहा है तो वो 45 डेज में पेमेंट कर रहा है। तो इस तरह से आप एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल सकते हैं, जो आ रहा है 45 का 40% 18 और 60% का 10 करके 6, तो 18 और 6 करके आ रहा है 24 दिन। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 24। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 24 दिन। समझ गए। बट ये तब कैलकुलेट करना है व्हेन कलेक्शन पीरियड इज नॉट गिवन, ठीक है। ऐसे नहीं कि इसको कैलकुलेट करके यूज कर लिया। व्हेन कलेक्शन पीरियड इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में इस तरह का डिटेल दिया हो और कलेक्शन पीरियड ही नहीं दिया हो तब ऐसा करना है। अब ये 1/10 नेट 45 एक एग्जांपल है, इसका फॉर्मेट x/y नेट z, इसमें कोई भी हो सकता है 2/15 नेट 30 ऐसा भी हो सकता है, 2/7 नेट 30 कुछ भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वो। बट ये एक आइडिया के लिए कि 1 is the rate of cash discount, 10 is the period in which if you will pay you will get the cash discount, and 45 is the highest credit period. Alright, तो जब ऐसा सिनेरियो होगा तो कलेक्शन पीरियड 24 दिन आ गया, तो 24 दिन से पीएल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट यहाँ पे कलेक्शन पीरियड 24 बैठाकर अमाउंट इन्वेस्टेड निकाला जाएगा, और पीएल में सिर्फ कैश डिस्काउंट का अमाउंट आपको यहाँ से निकाल कर बैठाना पड़ेगा अलग से वर्किंग नोट बनाकर। क्लियर? ऑल राइट। तो अब इसके सम्स होते हैं जी, वो सम्स तो मैं अभी नहीं दिखा रहा करा रहा, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, तो यू हैव टू जस्ट फॉलो विथ मी द कंसेप्ट पार्ट। नेक्स्ट आ जाओ, फैक्टरिंग पढ़ते हैं, बट ये फैक्टरिंग सिर्फ सीए वाले स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, सीएमए वालों के लिए अभी इंटर में फैक्टरिंग नहीं है। आप ऑफ कोर्स फाइनल के लिए अगर अभी सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। आपको फैक्टरिंग थ्योरी की तरह पढ़ना है, आप थ्योरी के एंगल से भी सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सम्स के एंगल से सिर्फ सीए वाले स्टूडेंट्स को फैक्टरिंग पढ़ना है। तो अब फैक्टर क्या होता है, एक एक्सपर्ट होता है जो रिसीवेबल्स का बहुत अच्छा ज्ञान रखता है, जो मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स बहुत अच्छे से कर सकता है, और वो उस रिसीवेबल की क्वालिटी को स्टडी करके अपने को उसके अगेंस्ट में फाइनेंस भी प्रोवाइड कर देता है। फैक्टरिंग के दो तरह के सर्विसेज होते हैं, एक मैनेजमेंट और दूसरा होता है फाइनेंसिंग। मैनेजमेंट का वो चार्ज करता है हमसे कमीशन, और फाइनेंसिंग का चार्ज करता है इंटरेस्ट। कमीशन चार्ज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ % ऑफ रिसीवेबल्स अमाउंट, और इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ % ऑफ ग्रॉस एडवांस। ग्रॉस एडवांस क्या होता है? ग्रॉस एडवांस होता है जितना लोन हमें वो अप्रूव करके देंगे, और वो लोन कितना होता है? रिसीवेबल्स का जितना अमाउंट होता है उसमें हम लोग माइनस करते हैं परसेंटेज ऑफ रिजर्व। परसेंटेज ऑफ रिजर्व, वो रिजर्व मतलब बेसिकली क्या होता है, देखो कोई भी रिसीवेबल्स अमाउंट जितना है उतना 100% लोन तो नहीं देगा ना, वो मान लो 20% रिजर्व काट लेगा, 30% रिजर्व काट लेगा। वो सेफ्टी मार्जिन का रोल प्ले करता है कि अगर कल को पूरा रिसीवेबल रियलाइज नहीं हुआ और सामने वाला पैसा भी नहीं दिया लोन का, तो फिर तो रिस्क हो जाएगा ना। तो रिजर्व सेफ्टी का रोल प्ले करता है लोन प्रोवाइडर के लिए।
तो अगर मान लो रिसीवेबल्स 10 लाख का है तो हो सकता है वो 8 लाख का लोन अप्रूव करेगा, तो जितना का लोन अप्रूव होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और कमीशन पूरा रिसीवेबल्स अमाउंट पे लगेगा, जितना का रिसीवेबल्स है पूरा का पूरा पे कमीशन लगेगा, क्योंकि कमीशन इज फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या है, इसमें वो लिस्ट अपडेट कर देगा, पेमेंट किसका आ गया नहीं आ गया, वो हिसाब किताब पूरा करके दे देगा। नॉर्मली ये सब उनके लिए होता है जिनके यहाँ पे बहुत छोटा 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 अमाउंट करके करोड़ों का रिसीवेबल है। जैसे कोई मान लीजिए कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी का बिल है तो उसमें करोड़ों रिसीवेबल्स हैं और छोटा छोटा अमाउंट का रिसीवेबल्स है, तो वो सबको मैनेज करना हेफ्टी टास्क होता है। सबके लिए सॉफ्टवेयर्स लगता है, एक्सपर्ट्स लगता है, ठीक है। अब हम लोगों को पूछता क्या है फैक्टरिंग में, बेसिकली फैक्टरिंग में कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग नेट बेसिस में निकालना पड़ता है। ये एब्सोल्यूट अमाउंट में भी निकलता है या फिर हम इसको परसेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली कुछ नहीं बोले तो परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। पहले अमाउंट में कितना होगा वो पता करना है, तो इसके लिए एनुअल कॉस्ट ऑफ कमीशन लेना है, फिर एनुअल कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, लेस करना है फैक्टर्स के कारण जो एडवांटेज हमें मिल गया। जैसे कि कई बार फैक्टर्स के कारण बैड डेट सेव हो जाता है, कलेक्शन कॉस्ट सेव हो जाता है, तो जो सेविंग्स हो गया वो लेस कर लेना है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू फाइंड मैनेजमेंट कॉस्ट और कमीशन कॉस्ट पर एनम। तो कमीशन का यहाँ पे एज अ परसेंट ऑफ रिसीवेबल्स आपको एक रेट दिया हुआ रहेगा। नॉर्मली वो रेट दिया हुआ रहता है जैसे कि 2% का रेट है मान लो, तो 2% का जो रेट होता है वो रिसीवेबल पीरियड के लिए होता है। अगर रिसीवेबल पीरियड 3 महीने का है तो 2% इज फॉर 3 मंथ्स, आपको उसको एनुअलाइज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मान लो 2% दिया हुआ है तो दिस इज फॉर रिसीवेबल पीरियड। रिसीवेबल पीरियड मान लो 3 महीने का है, ठीक है। रिसीवेबल पीरियड अगर 3 महीने का है तो यहाँ से जो अमाउंट आएगा 2% ऑफ रिसीवेबल अमाउंट वो 3 महीने का माना जाएगा, उसको एनुअलाइज करना पड़ेगा, इंटू 12/3 करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट रेट आपको दिया रहता है, नॉर्मली इंटरेस्ट रेट पर एनम ही दिया हुआ रहता है। नॉर्मली से 18% पर एनम, बड़ा फिगर है तो पर एनम ही होगा नॉर्मली, या ऐसा सोच लो वो पर एनम ही दिया रहता है। तो इंटरेस्ट रेट 18% के हिसाब से 18% ऑफ ग्रॉस एडवांस लेना है, 18% ऑफ आपको ग्रॉस एडवांस लेना है, 18% ऑफ ग्रॉस एडवांस लेना है, तो इससे आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर लेस करना है बैड डेट कॉस्ट सेव्ड, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेस कलेक्शन कॉस्ट सेव्ड करके नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग आएगा। तो इसको परसेंट में निकालना है अगर, तो परसेंट में निकालने के लिए इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय समथिंग। तो व्हाट विल बी दैट समथिंग? द आंसर इज नेट एडवांस। व्हाट इज नेट एडवांस? नेट एडवांस इज दिस ग्रॉस एडवांस जो यहाँ पे बताया, माइनस अगर फैक्टर के यहाँ पे कोई रूल बना हुआ है कि वो कमीशन को अपफ्रंट काटेगा और इंटरेस्ट को अपफ्रंट काटेगा। अपफ्रंट मतलब एडवांस में काट के आपको ये लोन देगा। ये लोन जब देगा तो अपना इंटरेस्ट और कमीशन काट के देगा। तो इसमें से ग्रॉस एडवांस में से अगर कमीशन और इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाए तो नेट एडवांस आता है। तो क्वेश्चन आता है कि कितना कमीशन और कितना इंटरेस्ट काटेगा। पूरा साल का नहीं काट सकता है, ये सब पूरा जो चलता है वो एक कलेक्शन पीरियड के लिए चलता है विच इज से 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का कमीशन और 3 मंथ्स का इंटरेस्ट काट के वो नेट एडवांस देगा। अब ये क्वेश्चन में जब बोलेगा तभी आपको अज्यूम करना है। कभी होता है कि कमीशन अप फ्रंट काटेगा, इंटरेस्ट नहीं काटेगा, कभी तो इंटरेस्ट अप फ्रंट काटेगा, कमीशन नहीं काटेगा, कभी होता है दोनों काटेगा, कभी होता है दोनों ही अप फ्रंट नहीं काटेगा। तो आपको नेट एडवांस निकालना है। कैसे? ग्रॉस एडवांस माइनस अपफ्रंट कमीशन माइनस अपफ्रंट इंटरेस्ट, ग्रॉस एडवांस माइनस अपफ्रंट कमीशन माइनस अपफ्रंट इंटरेस्ट। तो इससे आएगा हम लोगों का नेट एडवांस। तो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग इन परसेंट पर एनम कैसे आएगा? इट विल बी दिस नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग डिवाइडेड बाय नेट एडवांस। ध्यान रखना अपफ्रंट कमीशन और अपफ्रंट इंटरेस्ट क्वेश्चन में बोलेगा तभी माइनस करना है, नहीं तो ग्रॉस एडवांस से डिवाइड किया जा सकता है। फैक्टरिंग में एक होता है नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, जिसमें नियम होता है कि बैड डेट विल बी बोर्न बाय द फैक्टर। बैड डेट इज बोर्न बाय द फैक्टर, तो हमारा बैड डेट सेविंग्स हो जाएगा। नॉन रिकोर्स मतलब फैक्टर को बोल रहे सुनो, एक बार जो गए पैसा लेने के लिए, अगर वो पैसा नहीं दिया तो मेरे को मत आके बोलना कि वो पैसा नहीं दिया। नॉन रिकोर्स इसको बोलते हैं। और रिकोर्स फैक्टरिंग जब होगा तो इसका मतलब फैक्टर जाएगा, कलेक्शन करेगा, अगर पैसा देगा तो ठीक, नहीं देगा तो ठीक। बैड डेट जो होगा फिर वो आपका लगेगा, वो अपना कमीशन लेके चला जाएगा। बैड डेट कॉस्ट फिर सेव नहीं होगा। तो क्वेश्चन में पढ़ लेना पड़ता है नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग है कि रिकोर्स फैक्टरिंग है। ऑलराइट, तो ये हो गई फैक्टरिंग की बातें। अब इसके ऊपर सम्स आपको बनाना है। अगर सम्स बनाया हुआ है तो आपको याद आ ही गया होगा। अब लास्ट आ जाओ पेबल मैनेजमेंट पे। पेबल मैनेजमेंट क्या कहता है? पेबल बेसिकली जो क्रेडिटर्स हम लोग परचेज कर रहे क्रेडिट पे, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट परचेज में वो सामने वाला हम लोगों को हायर चार्ज कर रहा है। अगर आप यही चीज़ उसको बोलेंगे कि भाई साहब अगर मैं अभी का भी पैसा दे दूँ तो तुम क्या लोगे, तो देखना वो रेट कम कर देगा।
नहीं मैं 2 महीने बाद पैसा दूंगा तो क्या लोगे, तो रेट बढ़ा देगा। तो हम लोग को कई बार ये मालूम नहीं पड़ता है कि हम लोगों का अभी और 2 महीने बाद का में क्या डिफरेंस है। अभी का अभी और 2 महीने बाद का में हम लोगों का क्या डिफरेंस है, ठीक है। हम लोग को कई बार मालूम नहीं पड़ता है, बट ये जनरल वेल नोन फैक्ट है कि कोई भी अर्ली मनी के लिए आपको रेट कम करके देगा। तो आप अगर लेट से उसको पैसा दोगे तो वो पैसा बढ़ा देगा। ये जनरल सा वेल नोन फैक्ट है। सिर्फ एसजीसी ही एक अलग है जहाँ पे हम लोग लेट से भी पैसा सेम ही ले लेते हैं, सेवा में क्या करें, बट अदरवाइज एक वेल नोन फैक्ट है। तो मान लो अगर कोई चीज़ है जिसका प्राइस 100 रुपीज़ है और आप उसको क्रेडिट में लेते हो, ये क्रेडिट का प्राइस है, ठीक है, तो 100 रुपीज़ वो चाहता है। बट अगर आप कैश में लेते हो तो हो सकता है आपको 98 रुपीज़ में दे देगा, 2 रुपया कम कर देगा। तो एक तरह से 2 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि 98 का चीज़ का दाम हम 100 दे रहे हैं। और मान लो क्रेडिट पीरियड जो है वो 1 मंथ है, तो इसका मतलब आप एक तरह से बोल सकते हैं कि इन डिस्गाइज, ठीक है, फॉर क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ एक्स्ट्रा प्राइस पेड इज 2 रुपीज़। 1 मंथ के लिए हमने एक्स्ट्रा क्या पे किया, एक्स्ट्रा प्राइस पेड इज इक्वल टू ₹2। तो ये एक तरह से एक्स्ट्रा प्राइस जो है ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है हमारा, और ये एक्स्ट्रा कॉस्ट को ही हम लोग इंटरेस्ट कॉस्ट बोल सकते हैं फॉर गेटिंग दिस क्रेडिट। कोई भी चीज़ फ्री तो होता ही नहीं है, तो एक हिडन इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, वो ये 2 रुपीज़ है। इसको आप परसेंट में कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे होगा, ये इंटरेस्ट कॉस्ट 2 रुपीज़ फॉर 1 मंथ क्रेडिट है, तो साल का क्या होगा, 2 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 98 करेंगे, ध्यान रहेगा 2/98। तो 98 का चीज़ खरीद रहे 2 रुपये एक्स्ट्रा देकर, तो 98 का चीज़ खरीद रहे 2 रुपये एक्स्ट्रा देकर, ये 1 महीने का, तो इंटू 12/1 करेंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट पर एनम आ जाएगा। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में करेंगे तो कैसे होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन बैठाओ। कैसे बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r के पावर में n। तो फ्यूचर वैल्यू होगा हम लोगों का 100 और प्रेजेंट वैल्यू 98 इंटू 1 + r के पावर में n लेना है। अब अगर r पर एनम निकालना है तो मैं यहाँ पर पावर में 12 डाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 1 मंथ है, तो पावर में 12 यानी 12 बार घूमेगा वो मंथली के हिसाब से, ठीक है। जैसे इंटू 12 हुआ, यहाँ पे पावर में 12 हो गया, एक तरह से आप ऐसे सोच लेना। और इसको सॉल्व करना आपको आ गया होगा आराम से। 100/98 इज इक्वल टू 1 + r के पावर में 12 होगा, तो 1 + r इज इक्वल टू क्या बोलोगे, 100/98 के पावर में 1/12, ठीक है। फिर r इज इक्वल टू क्या होगा, 100/98 के पावर में 1/12 -1 नीचे में आएगा। और 100 को आप ऐसा बोल सकते हो कि इट इज़ आवर फुल अमाउंट 100, और बाई 98 को बोल सकते हो आप 100 माइनस डिस्काउंट जो भी दिया गया, कैश डिस्काउंट 2 रुपया का है, तो 100 माइनस डिस्काउंट आ गया। पावर में 1/12 का लॉजिक क्या है, पावर में 1/12 है कि अगर आपका साल में 12 बार कंपाउंड होना है, तो इसलिए 1/12 लिखा गया है। तो एक तरह से 1/k बोलता हूँ मैं, कितनी बार कंपाउंड होगा वो आपको पता करना पड़ेगा, कि महीना है तो साल में 12 बार होगा, तो 1/k बोल सकते हो आप, ठीक है। तो 1 ईयर बाई 12 मंथ्स ऐसा करके डाला गया है, -1 कर देंगे, तो एक तरह से फॉर्मूला बन गया आपका। तो दिस इज द कैलकुलेशन। फॉर्मूला याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल सकते हो अपना। ये डर्टी पावर वाला कैलकुलेशन से आप इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो कंसेप्ट है वो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। सप्लायर को के साथ हम लोग के पास 2 ऑप्शन होता है कि हम कैश डिस्काउंट लें या नहीं लें। अगर हम लेंगे तो कहीं ना कहीं हम कैश डिस्काउंट अगर हम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सस्ता पे चीज़ ले रहे हैं, और सस्ता पे ले रहे हैं तो वो जो सस्ता मिला 2 रुपया वो हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ROI थोड़ा बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा गुड्स उससे खरीद सकते हैं, या फिर कहीं और बाहर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और नहीं तो महंगा लेंगे तो हम कहीं ना कहीं हिडन वे में उसको कुछ इम्प्लाइड इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। तो वो इम्प्लाइड इंटरेस्ट रेट खोजने का तरीका यहाँ पे है, सिंपल इंटरेस्ट से खोजे तो फॉर्मूला क्या है, d/100 - d × 365/t। तो यही मैंने समझाया, d मतलब डिस्काउंट रेट, d/100 - d मतलब d 2/98 × 365/t लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ 12 मंथ्स बाई 1 कर लिया। तो बेसिक आइडिया क्या है, उसको एनुअलाइज करना है। मान लो अगर ये
10 डेज का होता, तो क्या करते हैं आप इंटू 365/10 करते हैं, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे बनाया हुआ है। बट अगर हम कंपाउंडिंग इफेक्ट से करेंगे तो ये फॉर्मूला गलत यहाँ पे छपा हुआ है, वो जो मैंने आपको समझाया उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये होगा यहाँ 100/100 माइनस डी के पावर में। अब यहाँ पर पावर में क्या होगा, वो आपको जैसे ये मंथली डेटा मिल गया तो 1/k होगा, ठीक है, माइनस फिर 1 करना है। अगर यहाँ पे मान लो 10 डेज होता तो क्या होता, तो 10 डेज होने से हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, 100 इज इक्वल टू 98 इंटू 1 प्लस आर के पावर में, फिर हम कंपाउंड करते हैं 365/10, समझ गए। कंपाउंडिंग में यहाँ पे ना हम लोग को ये कैसे निकालना है, ये कैसे निकालना है, ये निकालने का जैसे कॉन्सेप्ट क्या है कि साल में वो कितना बार रोटेशन होगा, ठीक है। तो अगर हर महीना में रोटेशन हो रहा है तो साल में 12 बार हो रहा है, तो ये भी एक तरह से आप बोल सकते हैं 360/30 का लॉजिक से आया है। अब वैसे 360 अगर 10 डेज होगा तो 360/10 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरह से अगर आप फिर अपर सॉल्व करके देखोगे तो क्या बनेगा, 100/98 इज इक्वल टू 1 प्लस आर के पावर में 360/10, फिर 1 प्लस आर इज इक्वल टू 100/98 के पावर में 10/360, ठीक है। फिर r इज इक्वल टू 100/98 के पावर में 10/360 माइनस 1, समझ में आया। तो 10/360 जो है वो यहाँ पे 1/k का रोल प्ले कर रहा है, तो 1/k कभी 1/k होगा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो जितना दिन का क्रेडिट पीरियड है डिवाइडेड बाई 360 कर सकते हो, या 365 कर सकते हो, जितना दिन का क्रेडिट पीरियड है उसके हिसाब से कर सकते हो, t/365 कर सकते हो। जैसे यहाँ 1/12 आ रहा है तो कैसे आ रहा है, हाउ यू आर गेटिंग 1/12, देखना ऊपर में यहाँ पे 360/30 लिखा था, बट बाद में जाके वो उल्टा हो गया ना, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 100/98 के पावर में 1/12 हो गया, उल्टा हो गया। तो यहाँ पर आके वो 1/12 हो गया, मतलब 30/360 का पैटर्न ले लिया। इसका मतलब जो क्रेडिट पीरियड है डिवाइड बाई एनुअल डेज, यानी t/365 हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला ऐसे आ रहा है, या फिर आपको फॉर्मूला नहीं ध्यान रहे तो सिंपल आप इस इक्वेशन में बिठा के अपना वर्किंग कर सकते हो। अब ये सॉल्व कैसे करना, डर्टी पावर 12 बार रूट, ठीक है, फिर -1, इसका 12 बार रूट, याद है ना कैसे था डर्टी पावर का स्टेप्स, इसका 12 बार रूट बटन दबाएगा 12 टाइम्स, फिर क्या करेगा -1 करेगा, फिर मल्टीप्लाई बाय डर्टी पावर विच इज़ 10/360, फिर क्या करेगा +1 करेगा, फिर 12 बार स्क्वायर इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। ये सब क्लास में बहुत बार सिखाया हुआ है, अगर आपको याद नहीं है तो फिर बेसिक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी या बेसिक्स ऑफ FM वाला क्लास अपना देखना पड़ेगा, जिसमें आपको ये सब चीज़ मिल जाएगा। तो इसके साथ पेएबल मैनेजमेंट का भी पार्ट ख़त्म हुआ। होप यू लाइक इट, होप आपको मज़ा आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, आनंद आ रहा है, और अगर आनंद आ रहा है तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बोल दो आज के आनंद की जय। ऐसा बोल देने से भगवान और आनंद भेजता है आपके घर में।